हाय गाइस, वेलकम टू सब्जेक्ट सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ये बहुत रेयर चांसेस है कि आपने लोअर क्लासेस में फ्रिक्शन के बारे में जाना हो। अगर जाना है तो इट्स गुड, बट ये चैप्टर बहुत अमेजिंग है क्लास 8 में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? आप देखते हैं कि ड्राइवर्स जो होते हैं कार और ट्रक के, वो कोई भी ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, रुकने का हो, चलाने का हो, जब रुकने का होता है तो क्या करते हैं, वो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। और आप भी जब बाइसिकल चलाते हैं तो उसको स्लो डाउन करने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? और ये ब्रेक्स अप्लाई करने से जो व्हीकल है वो स्लो क्यों हो जाते हैं? नॉट only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स जब वो सरफेस में मूव कर रहे हो और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन पर लगाया जाए तो रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने देखा है जब आप एक बॉल को पुश करते हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करती है और रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? और जब आप चल रहे होते हैं और आपके सरफेस के ऊपर कोई बनाना का पील आ जाए, केले का छिलका आ जाए, तो क्या होता है, आप स्लिप होके गिर जाते हैं। Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? ये मुश्किल क्यों है कि हम एक स्मूथ और वेट फ्लोर पर नहीं चल पाते? तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में अब जानेंगे। तो चलिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसको जानने से पहले हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो चलिए इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। You observe that it stops after moving for some distance. जब आप एक बुक को टेबल के ऊपर पुश करते हैं तो क्या देखते हैं आप कि वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. इसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे हम बुक को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करके। Does the book stop this time? 2. Can you think of an explanation? Can we say that the force of friction must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. मतलब जब आपने एक बुक को टेबल पे से पुश किया तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाती है। जब आपने इसी को दोबारा रिपीट किया, इस एक्टिविटी को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करके बुक को, तो उस टाइम भी रुक गई, बिल्कुल रुक जाएगी। क्यों रुक गई उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। वैसे रुक जाना ऑपोजिट डायरेक्शन में भी, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, मतलब जैसे आपने एक बुक को टेबल के ऊपर पुश किया तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? बुक है और टेबल है। क्या है? दो ऑब्जेक्ट हमारे, बुक है और टेबल है। और उस पर आप क्या लगाते हैं? ऑपोजिट फोर्स भी लगाते हैं। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन होता है। यहाँ क्या है, बुक और टेबल के बीच में ये दो बॉडीज है, एक बुक है और एक टेबल है, जिनके बीच में क्या है? रिलेशन है। और क्या बुक कहाँ लग रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश हो रही है। तो कोई भी फोर्स, जो फोर्स ऑपोजिंग फोर्स होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जब यहाँ पर दो बॉडीज प्रेजेंट हो जिनके बीच में रिलेशन हो, एक रिलेटिव मोशन हो, वो क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन। क्या होता है? हमारा फ्रिक्शन। तो अगर बात करें हम अब फैक्टर्स की जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं ऑपोजिंग फोर्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लेफ्ट में लगा रहे हैं फोर्स तो राइट में लगेगा फ्रिक्शन, और अगर राइट में लगा रहे हैं तो लेफ्ट में लगेगा। तो ऐसे क्या होगा? हमारा ऑपोजिट फोर्स लगेगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं? अब ये जानने से पहले हम एक एक्टिविटी को पढ़ते हैं जिससे हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। अब टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। हमें एक ब्रिक के ऊपर एक स्ट्रिंग को टाई करना है, बांधना है।
पुल द ब्रेक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये चीज, ये क्या होता है, ये होता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ये ना एक डिवाइस होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम एक ऑब्जेक्ट पर मतलब इसके नीचे ये जो आपको ये दिख रही है ना, ये स्ट्रिंग से दिख रही है, जब इस पर हम एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लगाते हैं तो इससे क्या होता है, यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है आपको, इससे क्या लग जाता है, यहाँ पर अमाउंट पता चल जाती है कि कितना फोर्स हमने लगाया है उसको, उस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए। तो ये होता है हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है, जब हम एक ब्रिक को स्ट्रिंग से टाई करेंगे, उसे स्प्रिंग बैलेंस से खींचेंगे, तो यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, हमें कुछ फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि एक ब्रिक को तो हम इजिली हिला नहीं सकते। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। जब ब्रिक जो ईट है, जो ब्रिक है, जब वो थोड़ी सी चलना शुरू होती है तो हमें स्प्रिंग बैलेंस पे क्या, उसकी रीडिंग को चेक करना है, मतलब उसमें कितना फोर्स लगा उस अमाउंट को चेक करना है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। यहाँ पर भी हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, एक ब्रिक है और एक फ्लोर है, जिनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का। नाउ wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity। अब हमें क्या करना है, एक पॉलिथीन की पीस को ब्रिक के ऊपर क्या करना है, रैप करना है, और इसी एक्टिविटी को दोबारा करना है, दोबारा से स्प्रिंग बैलेंसर से खींचना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन अबव टू केसेस। क्या आप दोनों केसेस में से बता सकते हैं कि किस में ज्यादा फोर्स लगा। यू माइट बी द रीजन for this difference, repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? अब हमें दोबारा इस एक्टिविटी को करना है, जूट बैग को brick के ऊपर लगाने में। क्या आप बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा अमाउंट लगेगी फोर्स की और किस में कम। वैसे ये सब हम तभी बता सकते हैं जब हमें पता होगा कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और वो हम जानेंगे आगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सिंपली थोड़ा बहुत कि पॉलिथीन क्या होती है, उसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, जिसकी वजह से क्या लेगी, वो लोअर फ्रिक्शन लेगी, मतलब उसमें क्या लगेगा, कम फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि जितना स्मूथ होता है ना सरफेस, वहाँ पर क्या लगता है, कम फ्रिक्शन लगता है, तो इसलिए क्या आएगा, फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। और जो जूट बैग होता है, जूट बैग क्या होता है, उसका थोड़ा रफ है, सरफेस जो होता है ना वो रफ होता है, जिसकी वजह से क्या लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और हमें ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। और एक और फैक्टर होता है, वो होता है हमारा वेट। अब हमने रफनेस जान ली, स्मूथनेस जान ली कि ज़्यादा रफनेस होगी तो ज़्यादा लगेगा फ्रिक्शन, स्मूथनेस होगी ज़्यादा तो कम फ्रिक्शन लगेगा। अब एक आता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा। अब जब हमने सिंपली एक ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस से खींचा था तो उसमें हमने ना स्मूथ सरफेस लगाया था ना रफ सरफेस लगाया था, मतलब ब्रिक तो एक रफ होती है लेकिन उसमें वेट भी तो होता है, ऑब्जेक्ट में जो ब्रिक होती है उसमें वेट होता है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा फ्रिक्शन भी लगाना पड़ता है। तो जितना वेट होगा ऑब्जेक्ट का उसकी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अब एक दूसरी एक्टिविटी भी हमें यहाँ दी गई है, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। अब यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन बनानी है हमें। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन एक स्लांटिंग सरफेस होता है, क्या होता है, एक स्लांटिंग ऐसे सरफेस होता है और स्मूथ भी होता है। तो क्या उस इंक्लाइन प्लेन को हम फ्लोर पे, टेबल पे कैसे बना सकते हैं, कुछ भी सपोर्ट देके उसे। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। हमें एक मार्क लगाना है उस पर इंक्लाइन प्लेन पे। नाउ लेट अ पेंसिल सेल एक सेल की तरह ही होता है जिसका स्मूथ सरफेस होता है। मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, उससे हमें नीचे छोड़ना है। स्लैंटिंग लाइन होगी, स्मूथ सरफेस होगा, तो क्या करेगा, सेल क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रुकने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ spread a piece of cloth over the table, make sure that there are no wrinkles in the cloth। अब हमें एक क्या करना है, उस सेल को वहां से हटाना है और एक क्या करना है, क्लोथ रखना है, उस पर क्लोथ नीचे रखना है, लेकिन उस पर व्रिंकल्स मतलब सिलवटें नहीं होनी चाहिए उस क्लोथ पे। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, हम उस एक्टिविटी को दोबारा करना है कि एक सेल को करना है दोबारा से। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक पॉइंट बनाया, यहाँ एक पॉइंट बनाया और सेल को नीचे ला इस इंक्लाइन प्लेन से, है ना। तो ऐसे हमने ये किया।
उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्लॉथ के पीस को रख दिया और उसके ऊपर से सेल को किया। तो क्या आपको क्या लगता है कि सेल ने जितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया था, क्या वो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी ट्रेवल करेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। अब यहाँ पर स्मूथ सा सरफेस, इस एरिया में यहाँ पे स्मूथ सा सरफेस, इसलिए क्या हुआ, उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ पर रफ है सरफेस, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, तो क्या थोड़ा उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब उसमें सिल्वरटे नहीं है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा कर सकता है, अगर उसमें सिल्वरटे होती तो वो थोड़ा और कम करता। अब यहाँ पर रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। हमें क्या करना है, अब एक सैंड की लेयर बनानी है उस इंक्लाइन प्लेन के नीचे। हमें ध्यान रखना है कि जो लेयर हो ना वो एक सीध में हो बिल्कुल, और दोबारा इस एक्टिविटी को करना है। क्या आपको लगता है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना क्लॉथ में किया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब क्लॉथ के ऊपर सिलवटें नहीं थी तो उसने थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रफ सब्सटेंस होता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, तो बहुत ही कम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। In which case is the distance covered the minimum? Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Try to reason why. Discuss the result. अब हमने इसके रीजन को तो कर लिया है कि कैसे, क्यों और किस लिए करेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? अब इसमें नेचर की बात की गई है, सरफेस के नेचर की। जैसे मैंने आपको बताया, जितना रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितना वेट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। अब फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस इज कॉन्टैक्ट। मतलब जैसे टू बॉडीज होती है, एक मतलब रफ सब्सटेंस होता है तो कम, ये इरेगुलरिटीज होती है जिसमें दिक्कतें आती है बीच में। जैसे रफ होता है तो उसमें कुछ ऐसी सब्सटेंस मिलते हैं जिससे क्या फ्रिक्शन फोर्स लगाने पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surfaces, there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. तो इस पूरे पैराग्राफ में इतना ही बताया गया है कि अगर ज़्यादा रफ सब्सटेंस होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, जिससे इरेगुलरिटीज भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्या ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाएगा। और स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, इरेगुलरिटीज भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। और ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, तो वही इरेगुलरिटीज बढ़ जाएगी, तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सरफेस की इरेगुलरिटीज कैसे होती है। ये ऊपर नीचे देख सकते हैं, ये रफ सब्सटेंस होता है, उनके ऊपर यही इरेगुलरिटीज होती है जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता है सरफेस। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. इसमें बताया गया है कि अगर आप एक मैट को खींचते हैं, अगर उस पर कोई नहीं बैठा होता तो आपके लिए इजी होता है, लेकिन अगर उस पर बैठ जाते हैं तो क्या होता है, उस पर्सन का वेट उस पर आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा हार्ड हो जाता है उसको खींचना। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? आपको क्या आसान लगता है कि किसी उस बॉक्स को मूव करना जो बिल्कुल रेस्ट पे है, मतलब बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, बिल्कुल रेस्ट पे है, और या फिर उस बॉक्स को मूव करना जो ऑलरेडी मोशन में है, आपको उस पर थोड़ा सा और फोर्स लगा के उसे मोशन में रखना है। तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट बॉक्स को हिलाना ज़्यादा आसान लगेगा जो मोशन में ऑलरेडी। तो इसके लिए क्या होते हैं, हमारे कुछ फ्रिक्शंस के टाइप्स होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम फ्रिक्शंस के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रिक्शंस के टाइप आपकी बुक में पूरे डिटेल में नहीं दिए होंगे, लेकिन शॉर्ट चीज़ें आपकी बताई गई है चैप्टर में, जो कि बिल्कुल एक आसान तरीके से समझी जा सकती है। तो
तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं आपको बता देती हूँ सिंपली स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है, जैसे एक बॉक्स की बात करी हमने, एक हैवी बॉक्स की बात की, आप उसको हिलाते हैं। अब ये तो नहीं आप जाते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं और एकदम से वो आके हो जाता है। अगर एक टेबल की बात करें, एक बड़ा सा टेबल है और हैवी भी होता है टेबल, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो एकदम से तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, आपको उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट है उसमें। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जब हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो रेस्ट पे रहता है, तो वो क्या होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उस टाइम पे। जब एक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो हिलता नहीं है, उस टाइम रेस्ट पे रहता है, तो क्या होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब उससे अगला फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, उसके बाद होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा होता है दूसरा हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो नहीं हिलता, वो तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा हिल के थोड़ा सा मोशन में आ जाता है, क्या, जब वो हिल के थोड़ा सा मोशन में आ जाता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो नहीं हिलता, तो क्या होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा मोशन में आ जाता है, वो थोड़ा सा हिलने लग जाता है, तो क्या होगा, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या होगा हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसके आगे अगर हम बात करें हमारे थर्ड टाइप की, वो होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है हमारा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपने दो टाइप के फ्रिक्शन पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक में जिसमें रेस्ट में होता है, हिलता नहीं है, वो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिक फ्रिक्शन जिसमें थोड़े से मोशन में आ जाता है, वो होता है हमारा लिमिटिक फ्रिक्शन। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बोला है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये चीज होती है जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और आपकी अच्छी ग्रिप बन गई और वो मोशन में आ जाता है, वो बॉक्स टेबल जो भी है वो एकदम मोशन में आ जाता है, वो चलने लग जाता है, आप फोर्स लगा रहे हो वो चलता रहता है और वो मोशन में आ जाता है, तो वो होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब रेस्ट पे रह गया, लिमिटिक फ्रिक्शन जब थोड़ा सा बढ़ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बिल्कुल चलने लग गया, मोशन में आ गया बिल्कुल। तो ये थे हमारे तीन टाइप के फ्रिक्शन। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसके और दो टाइप्स होते हैं लेकिन वो बहुत इजी होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में आ जाता है बिल्कुल। तो जैसे कोई, अगर मैं आपको कहूँ कि एक चेयर है जिसके नीचे रोलिंग वाले व्हील्स लगे हुए हैं, रोल करने वाले व्हील्स, तो अगर आप उसको एक स्मूथ फ्लोर पर पुश करते हैं तो क्या वो वही रहता है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता ना। अगर आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के आगे पुश करते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो यही रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग में भी ऐसा होता है कि पुश करते हैं और स्लाइड करके ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब आप फोर्स लगाते हैं किसी भी स्लाइडिंग बॉडी पर जिससे वो स्लाइड करती है, वो होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जब आप फोर्स लगाते हैं किसी भी रोलिंग बॉडी पर जब वो रोल्स करता है, तो क्या होता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप के फ्रिक्शन पढ़े और तीसरे टाइप के दो टाइप्स पढ़े। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पे रहता है लेकिन हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब वो थोड़ा सा मोशन में आ जाता है हमारे फोर्स लगाने से। काइनेटिक फ्रिक्शन हम अच्छे से फोर्स लगा रहे हैं और वो एकदम से मोशन में आ जाता है, स्टेट ऑफ मोशन में। फिर उसके दो टाइप, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्लाइडिंग वाले ऑब्जेक्ट और रोलिंग वाले ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो स्लाइड करते हैं, रोल करते हैं। तो ये क्या थे हमारे हमारे पांच टाइप के, मैंने आपको फ्रिक्शन बता दिए, तीन मेन थे और उसके दो टाइप्स थे। तो बिल्कुल यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा में चैप्टर में पढ़नी पड़ी। अब हम आगे करते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। मतलब इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर फ्रिक्शन हमें मदद करता है बहुत से काम करने में, तो क्या वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है। तो उसके लिए हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं अभी। रिकॉल नाउ some of your experiences. Is it easier to hold a cooler earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy. Greasy का मतलब होता है, ग्रीजी, ये जो वर्ड है ग्रीजी यहाँ पर, इसका मतलब होता है ऑयली सब्सटेंस जो होता है ना, कुछ ऑयली सी चीज होती है जो, उसको कहते हैं हम ग्रीजी। और हैज अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल इन इट. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? अगर वो ऑयली होगा तो क्या आप उस टम्बलर को पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है, वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन हो ही ना उस पर तो क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे। तो फ्रिक्शन हमारी कैसे मदद करता है?
कैसे मदद करता है? किसी भी चीज़ को पकड़ने में हमारी मदद करता है. Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? क्या आप सोच सकते हैं अगर फ्रिक्शन ही ना हो? रोड्स जिन पे हम चलते हैं वो रफ सब्सटेंस होता है, जिससे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, हम चल पाते हैं अच्छे से. अगर वो फ्रिक्शन ही ना हो तो क्या आप चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे. अब आगे बात करते हैं. You could not write with pen or pencil if there were no friction. अगर आपकी पेन और पेंसिल में फ्रिक्शन ही नहीं होएगा तो क्या आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे. तो क्या फ्रिक्शन हमें लिखने में भी मदद करता है. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk's particle which sticks to the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? अब देखते हैं, जब आप कोई नई चौक लाते हैं और टीचर उसे ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करती है तो आपको कुछ चर ऐसी कुछ आवाज़ आती होगी ना, कुछ घिसने की आवाज़ आती होगी. तो क्यों आती है? क्योंकि जो नया चौक होता है वो काफ़ी रफ होता है और जो ब्लैक बोर्ड होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है, मतलब स्मूथ ही होता है ज़्यादातर. लेकिन कुछ ब्लैक बोर्ड रफ भी होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, कांटेक्ट नहीं बन पाता है दोनों ऑब्जेक्ट्स में, तो जिसकी वजह से वो चौक क्या होती है, ऐसी साउंड देती है. लेकिन कुछ जब उसके आगे के कुछ पार्टिकल्स या फिर टीचर आगे से तोड़ देती है उस चौक को तो स्मूथ चलने लग जाते हैं, तो जिससे उनका कांटेक्ट बन जाता है. If an object started moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail in the wall or tie a knot. Without friction, no building could be constructed. इसमें सिर्फ इतना सा बताया गया है पूरे पैराग्राफ में. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो बहुत से काम हैं जो मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑन द अदर हैंड, फ्रिक्शन इज एन इविल. अब ये तो हमने जान लिया कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो हमें कौन कौन से कामों में आसानी भी हो सकती है. तो इस क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जैसे आपने कुछ आयरन्स के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, वो रस्ट, उन पे रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है हमें, उस पर लुब्रिकेशन करते हैं, हम पॉलिशिंग करते हैं, कुछ कुछ हम मेथड्स यूज़ करते हैं कैसे फ्रिक्शन को कम करके. अब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है. ऐसे तो इस पैराग्राफ में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें कई चीज़ों में फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है और कई चीज़ों में फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करना पड़ता है. तो अगर आपको रिड्यूस करना है फ्रिक्शन को, कम करना है फ्रिक्शन, तो क्या करेंगे, आप पॉलिशिंग कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की उस पर, जिससे वो स्मूथ हो जाएगा. लुब्रिकेशन कर सकते हैं, लुब्रिकेशन ऑयली सब्सटेंस को पुट कर सकते हैं उस पर, जिससे वो स्मूथ हो जाएगा. और एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जब आप कैरम बोर्ड से खेलते हैं घर पे, तो क्या आपने भी ऐसा काम किया कि आप उस पर पाउडर डालते हैं कई बार खेलने के लिए? क्यों डालते हैं? क्या पाउडर तो आज तक डालते आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचा है कि क्यों डालते हैं हम पाउडर? स्मूथ बनाने के लिए. क्योंकि जब हम खेले तो जो हमारा खेलने का वो होता है, जो कुछ भी होता है वो सब्सटेंस, वो आगे जाए एकदम से और हम खेलना आसान हो जाए हमारे लिए, इसलिए हम स्मूथ करते हैं कैरम बोर्ड के सरफेस को. और अगर हम बात करें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की, तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा या फिर वेट ज़्यादा करना पड़ेगा सरफेस का. जैसे आपने देखा है कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल होती है, तो स्नो से जो ट्रेन ट्रैक होते हैं वो स्नो से कवर्ड हो जाते हैं, तो उन पे क्या किया जाता है, मिट्टी फेंकी जाती है उन ट्रैक्स पर, सैंड फेंकी जाती है. क्यों फेंकी जाती है? ताकि उन पे ऊपर रफ सब्सटेंस आ जाए, स्लिपिंग ना हो. और जो शूज़ के सॉल होते हैं, जो नीचे वाला एरिया होता है शूज़ का, वो क्या होता है, वो हमेशा रफ होता है. आपने कभी भी स्मूथ देखा है? बिल्कुल नहीं देखा ना. और नीचे का जो पैटर्न होता है वो ऊपर नीचे होता है. किस लिए होता है? ताकि वहाँ पे रफनेस आ जाए और आपको चलने में आसानी हो. और कुछ कबड्डी प्लेयर या जिम्नास्ट आपने देखे होंगे जो हाथों पर कोर्स सब्सटेंस, मतलब कुछ सैंड वगैरह हाथों पे कर लेते हैं रफ, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी ग्रिप पा सकते हैं अपने ओपोनेंट के लिए. तो ये सब होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस और इंक्रीज करने के लिए. यहाँ पर भी यही दिया गया है कि फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ. उसके आगे हम पढ़ते हैं, ये हमें कुछ यहाँ पर दिया गया है. व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन. यू मस्ट हैव सीन attaches and other piece of luggage fitted with rollers. Even a child, ये
यहाँ पर आपको रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। तो हम अगले पेज पे देखते हैं क्या है। अब करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की बात। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी बहुत अमेजिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है ये। You know that air is very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluid. So we can say that fluids exert force of friction on objects and move motion through them. साइंस में क्या कहते हैं हम, जो गैसेस और लिक्विड्स क्या होते हैं, जो उनको कलेक्टिवली हम अगर बात करते हैं उनकी, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं साइंस में। और जो एयर होती है बहुत बहुत पतली होती है, उसकी जो लेयर होती है एयर की बहुत पतली होती है। जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा जो एरोप्लेन्स होते हैं, ये जो एरोप्लेन्स और बर्ड्स होती है, इनकी शेप आपको थोड़ी सेम सेम सी नहीं लगती? जैसे इसके भी पंख है और एरोप्लेन में भी पंख टाइप कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, तो ये ऐसी क्यों होती है इनकी शेप्स? और जैसे आपने देखा होगा कि वाटर में जो फिश होती है और जो एक बॉट होती है, उनकी शेप कैसी सेम सेम सी होती है। तो आपने ये भी नोटिस किया होगा क्यों होती है इन ऑब्जेक्ट्स की और इनकी शेप। जो साइंटिस्ट है ये सब बनाने वाले, उन्होंने क्या सोच के बनाया होगा, नेचर को देख के बनाया होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है फ्लूइड्स के अंदर, मतलब वाटर और एयर के अंदर, वो क्या होता है, ड्रैग होता है। उसे क्या कहते हैं, हम ड्रैग कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। मतलब जो ड्रैग होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड। वेलोसिटी का मतलब स्पीड ही होता है, कि मतलब जो ऑब्जेक्ट एयर में या वाटर में है उसकी स्पीड कैसी है फ्लूइड के अंदर, मतलब वाटर एयर में उसकी स्पीड कैसी है। ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, जैसे भी बताया कि बर्ड और एरोप्लेन की शेप, बॉट और फिश की शेप वह सिमिलर होती है, तो उनकी शेप कैसी है ऑब्जेक्ट की। और नेचर क्या है फ्लूइड का, मतलब एयर और वाटर में उनका नेचर कैसा है, एयर और वाटर का नेचर कैसा है, फ्लूइड्स का नेचर कैसा है। तो ये जो फ्लूइड से जब कोई भी ऑब्जेक्ट पास होता है, जैसे एरोप्लेन हो गया या फिर बोट हो गई वाटर में, जब ये पास करते हैं फ्लूइड से, तो क्या उनको इस ड्रैग को क्या करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है चलने के लिए वहाँ पर। तो इस ड्रैग को कम करने के लिए ऑब्जेक्ट को ये स्पेशल शेप्स दी जाती है, और इन शेप्स को कहते हैं हम स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम लाइन शेप्स कहते हैं हम इसे। और ये शेप इसलिए दी जाती है ताकि फ्लूइड में अच्छे से फ्लो करता है, क्या पाए। अब क्या करते हैं, इनको हम स्ट्रीमलाइन बॉडीज बोलते हैं। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी। एफर्ट्स आर therefore made to minimize friction. So objects are given special shapes. Where do you think the scientists get hints of these special shapes? From nature, of course. कि नेचर से ही मिली है साइंटिस्ट को ये चीजें, कि अगर वो अच्छे से इन फ्लूइड्स में फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए चल पा रही है, ड्रैग को ओवरकम करते हुए चल पा रही है, तो हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसे नहीं चल सकते। Birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shape which would make them not to lose much energy in overcoming friction. You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in its shapes and that of a bird? In fact, all wicker are designed to have shapes which reduce fluid friction. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरोप्लेन और ये बर्ड है, इनकी शेप बहुत सेम है। अब एक बॉट की बात करें तो जैसे एक बॉट है, उसके ऊपर आपने ये फ्लैग जैसा तो कुछ देखा ही होगा ऐसा। और जो एक फिश होती है उसके ऊपर भी तो एक ऐसी शेप सी होती है। तो ये बहुत सिमिलर सा नहीं लगता आपको कि इनकी भी शेप ऐसी है और ऑब्जेक्ट की भी शेप ऐसी है? तो इन्हें बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, जिसकी वजह से ये फ्लूइड में अच्छे से चल पाती है, एयर और वाटर में। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इजी भी था आपके लिए समझना मेरे ख्याल से, तो क्योंकि क्लास 8 का बहुत अमेजिंग चैप्टर है। और इसमें इतना ही था, टाइप्स पढ़ लिया हमने फ्रिक्शन के, उसे इंक्रीज कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं, फ्रिक्शन को पढ़ लिया, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ लिया, ड्रैग के बारे में, स्ट्रीमलाइन शेप्स के बारे में, और बहुत कुछ हमने एक्स्ट्रा भी जाना है इसमें। तो यही था इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे इतना अच्छे से सुनने के लिए।